अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ आवर सोलर सिस्टम एंड द अर्थ। इसके अलावा एज ऑफ द अर्थ वो भी हम जो है वो आज ब्रीफली डिस्कस करेंगे, बहुत मुख्तसरन। थोड़ा सा ओवरव्यू देना ज़रूरी है। आपने पहले ही जो है वो एनवायरमेंटल जियोलॉजी में ये सब कुछ शायद पढ़ा होगा। एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में ये देखेंगे कि हमारी अर्थ एक्चुअली बनी कैसे है और सोलर सिस्टम कैसे वजूद में आया। डिफरेंट थ्योरीज हैं इसके हवाले से, लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो नेब्यूलर जो है, बल्कि हाइपोथेसिस कह लें, थ्योरी भी ना कहें, हाइपोथेसिस कह लें। तो जो मोस्ट एक्सेप्टेबल है वो है नेब्यूलर हाइपोथेसिस। ठीक है, नेब्यूलर हाइपोथेसिस के मुताबिक जो स्पेस है वहाँ पर गैलेक्सी में एक धमाका होता है। धमाका होता है, एक ब्लास्ट होता है जिसे बिग बैंग कहते हैं। और उसके नतीजे में स्टूडेंट्स एक नेब्यूला बनता है। नेब्यूला को आप यहाँ देखें, एक मिनट, ये नेब्यूला क्या है? इट्स एन इंटरस्टेलर क्लाउड ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस एंड अदर आयोनाइज्ड पार्टिकल्स। तो एक बादल बनता है, एक नेब्यूला बनता है जो हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, अदर आयोनाइज पार्टिकल और डस्ट पर मुश्तमिल होता है। एक स्कैटर्ड सा धुआं, एक बादल बनता है। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो नेब्यूला में मौजूद जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो आपस में कोलाइड हुई, टकराई, कंडेंस हुई, जमा हुई, ग्रेविटेशनल पुल बना, और क्या हुआ, वो नेब्यूला ने अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड करना शुरू किया एक लाइन में। ठीक है, तो ये भी देख लें, द डस्ट, गैस एंड अदर मटेरियल्स इन द नेब्यूला, यानी अदर ये सारे मटेरियल जो यहाँ लिखे हुए हैं ना, डस्ट, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और अदर आयोनाइज पार्टिकल्स, ठीक है, ये बड़े एक्टिव होते हैं। तो ये जो है वो मूवमेंट करते हैं तो एक दूसरे से टकराते हैं। जब टकराते हैं तो मज़ीद धमाके होते हैं, क्योंकि इनका जो है हीट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो बड़े हॉट पार्टिकल्स होते हैं ये सारे, इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जब आपस में टकराते हैं तो मज़ीद एनर्जी रिलीज़ होती है, तो मज़ीद धमाके होते हैं। तो इस वजह से जो है वो एक सीरीज ऑफ ब्लास्ट जो है वो कंडक्ट होती है, और एट द एंड जो है वो सब एक दूसरे से ग्रेविटेशनल पुल के ज़रिए जो है वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, जमा होते हैं। कंडेंस फॉर्म में जमा होने के बाद जो है वो आपका स्टार बनता है। स्टार से मुराद ये है, अगर हमारी बात की जाए तो हमारे सोलर सिस्टम का जो ये स्टार है वो कौन है? सन है। तो सन फिर इस तरह बनता है, ये पढ़ें ज़रा सा। The gas, dust and other materials in the nebula collide, ठीक है, and then condense to form a larger mass. This process produces a great deal of heat as the star is formed. अब जब ये कोलाइड होते हैं, कंडेंस होते हैं, एक तरह का फ्यूजन जो रिएक्शन होता है वो होता है। तो आपने स्टूडेंट्स हमेशा से पढ़ा होगा कि इस तरह के जो रिएक्शंस हैं इनके नतीजे में बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस्ड होती है। और ये तो आप बात भी कर रहे हैं स्पेस की, वहाँ पर जो है वो मटेरियल वगैरह ये सारी चीज़ें बड़ी जो है वो हीट कंटेंट उनका बहुत ज़्यादा है। तो फिर जब वो कंडेंस होगी तो बहुत सारी हीट जनरेट होगी। तो ये जो हमारा सन है ये क्या है? ये आग का गोला है। ये क्या है? ये हीट है। ये वही हीट है जो इस नेब्यूला में मौजूद पार्टिकल्स के आपस में कंडेंस होने की वजह से, फ्यूजन के रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस हुई। कि ये सन क्या है? हाइड्रोजन गैस से, हीलियम गैस से, यहाँ से जो आपको नज़र आ रही है ग्लोइंग चीज़ जो है, ये बेसिकली
हीट है, आग है, और ये कोई ये हमारी वाली ये जो अर्थ पर आग होती है वो वाली नहीं है, इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो हमारा स्टार बन गया। सबसे पहले क्या बना आपका? स्टार बन गया। सबसे पहले आपका सन बन गया। अब सन की जो है बनने के बाद सन का अपना ग्रेविटेशनल पुल बनता है, सही है, उसके अंदर ग्रेविटी आती है। अब सन जो है बकाया जो नेब्यूला में चीजें बची है, ठीक है, नेब्यूला में सन बनने के बाद भी अभी बहुत कुछ बाकी है। अब उस सन ने उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके अपने एक गिर्द रिंग बनाना शुरू की इन तमाम चीजों की, और सारे प्लैनेट्स को जो है वो तरतीब के साथ अपने इर्द गिर्द, जो आपके दिगर मार्स और जो जुपिटर, सैटर्न, ये सारे जो आपके प्लैनेट्स हैं, इनको अपने इर्द गिर्द जो है वो तरतीब देना शुरू किया। जिस तरह सन बना, इसी तरह कंडेंसेशन के प्रोसेस के नतीजे में स्टूडेंट्स और भी बहुत सारे जो है वो प्लैनेट्स बने, और वो उन्होंने अपने जो है वो वेट वाइज और अपने डिफरेंट फैक्टर्स है उसके पीछे, उसके अरेंजमेंट में सन के इर्द गिर्द जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होना शुरू हो गए। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द स्टार, यहाँ स्टार से मुराद हमारा सन है, द रिमेनिंग नेब्यूला ऑर्गेनाइजेस इटसेल्फ इनटू एक्रीशन डिस्क, रिंग ऑफ डस्ट एंड गैस। वो जो ऑर्बिट्स है ना, जो सन के अराउंड ऑर्बिट्स होते हैं, वो आपके एक्रीशन डिस्क कहलाती हैं। एक्रीशन का मतलब होता है जमा होना, कंडेंसेशन होना। ठीक है, तो वो रिंग किसकी बनी होती है? रिंग्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। ठीक, अब ये एक पिक्चर देखें, कुछ क्लियर होगा। ये आपकी सोलर नेब्यूलर हाइपोथेसिस है। ये धमाके के नतीजे में, ठीक है, ये जैसे हम इसे इस तरह लेते हैं कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि दुनिया बने, ठीक है, तो स्पेस में एक धमाका हो गया। ठीक है, अब ये धमाका होने के बाद, नेब्यूला बनने के बाद जो है वो, ये देखें यहाँ पर कोलाइड का प्रोसेस जारी है, कंडेंसेशन और एक्रीशन का प्रोसेस जारी है। अभी इसमें कोई शक्ल आना शुरू हो गई है, तरतीब। ये देखें बीच में सन बनने का प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ देखें सन बन गया, ठीक है, सन बनने के बाद अब यहाँ जो है रिंग्स बनना शुरू हुई। ये रिंग्स किसकी हैं? दीज आर द रिंग्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ये जो हमारे ऑर्बिट्स हैं। अब ये ऐसा ऐसा बनना शुरू हुआ, मजीद अरसा गुजरा तो ये मजीद इसमें क्लैरिफिकेशन आई, ठीक है, और फिर फाइनली जो प्रोडक्ट आपको मिली वो ये मिली, देयर सन एंड देयर आर अदर प्लैनेट्स एज वेल। तो इसी में आपकी जो है वो अर्थ वजूद में आई। फिर सोलर सिस्टम, पहले सबसे पहले सन बना, फिर रिंग्स बनी, डिफरेंट प्लैनेट्स बने, एंड देन आपका जो है वो अर्थ बना। ये किससे बना? ये सारा नेब्यूला का जो मटेरियल था उससे ये सारी चीजें बनी है। एंड स्टिल देयर आर स्टिल गोइंग ऑन दीज ऑल थिंग्स। सब कुछ अभी भी बन रहा है, स्पेस में बनने का अमल खत्म नहीं हुआ, वहां पर चीजें जो है वो बनती जा रही हैं। हमें हमारा बन गया, हम बस गए, ठीक है। इसी तरह वहाँ और भी जो है वो प्लैनेट्स हैं या रिंग्स हैं, और भी गैलेक्सीज हैं, और भी सिस्टम्स हैं, वो सब बनता जा रहा है। अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एज ऑफ द अर्थ। अर्थ बन गई। अब अर्थ बनने के बाद अर्थ पे क्या चीज़ें हैं, क्या प्रोसेसेस हैं, वो देख लेते हैं। इसको मैं यहाँ साइड में कर देती हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अर्थ बनने के बाद, अच्छा पहले इसको डिस्कस कर, हम अर्थ की जो एज है ना उनको कुछ टर्म्स में डिस्क्राइब करेंगे। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहलाता है। तो सबसे बड़ा अंदर जो स्केल है वो एऑन का है, एंड देन कम्स एरा। फिर एरा में पीरियड्स होते हैं, और पीरियड्स में एपॉक्स होते हैं, और एपॉक्स को यहाँ पर मिलियन ईयर्स से मैंने शो किया हुआ है। अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, ठीक है। तो मिलियन में देखें तो 4600 मिलियन ईयर्स पुरानी आपकी अर्थ है, इसकी एज ये है। ओके, एऑन एरा को इस तरह समझ लें कि एऑन एक सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर एरा, उनके अंदर पीरियड, एंड देन पीरियड की एक मिसाल के तौर पर एक एऑन ये है, एऑन फेनोरोजोइक एऑन है। एक एऑन में 3 एरा आते हैं।
जैसे एक साल में 12 महीने आते हैं ना, तो इसी तरह ये समझे एक साल है और इसके ये 3 महीने हैं, और फिर उस 3 महीनों में ये दिन है, एक महीने में 30 दिन होते हैं मिसाल के तौर पर। तो इसी तरह समझ लें कि सीनोजोइक में ये 3 दिन है, एक दिन में कितने घंटे होते हैं। तो ये मजीद छोटी 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 होती जा रही है डिवीजन। सबसे बड़ी डिवीजन क्या है? एऑन है, राइट। अब इन एऑन को भी जो है वो मेजर 2 एऑन है, राइट। सबसे पहले जब अर्थ बनी तो वो वक्त कहलाता था प्री कैम्ब्रियन। अर्थ बनी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ बनी, उसका उसी दिन जब बन गई वही पीरियड हम कहते हैं उसको प्री कैम्ब्रियन एऑन, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन एऑन जो है वो 3 एराज में डिवाइडेड है। दैट इज सबसे पहले वाला हेडियन है, फिर उसके बाद आर्कियन शुरू होता है, और फिर उसके बाद प्रोटेरोजोइक शुरू होता है। प्रोटेरोजोइक शुरू होने के बाद स्टूडेंट्स प्रोटेरोजोइक चलता है 540 मिलियन ईयर्स तक, सही है। यानी ये 1 ईयर है, ये समझे आज का दिन यहाँ है, और आज के दिन से लेकर 540 साल तक, 540 मिलियन ईयर्स तक ये डिवीजन है फेनेरोजोइक वाली। और ये देखें कि 46 तक यानी कितने ज़्यादा साल है। अगर 40% वाइज देखें तो प्री कैम्ब्रियन जो है एऑन वो बहुत ज़्यादा चला है, अराउंड 80% जो है अर्थ की एज जो है वो प्री कैम्ब्रियन एऑन में गुजरी है, और अराउंड 20% अर्थ की जो एज है वो फेनोरोजोइक में गुजरी है, ठीक है। अच्छा, प्रोटेरोजोइक या एरा खत्म होने के फौरन बाद क्या शुरू होता है? कैम्ब्रियन पीरियड शुरू होता है। एरा में देखें तो पीरियोजोइक एरा शुरू होता है, और इयॉन में देखें तो फेनेरोजोइक इयॉन शुरू होता है। ब्रॉडली बात करें तो प्री कैम्ब्रियन खत्म होने के बाद फेनेरोजोइक इयॉन शुरू हो जाता है। फेनेरोजोइक को 3 एराज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला और पुराना जो एरा था वो पीलियोजोइक था। फिर उसके बाद आ जाए आप मीजोजोइक पर, मिडिल एज। तो इसमें जो है आपका एरा गुजरा है 65 मिलियन ईयर्स तक का। फिर इसके बाद जो है मीजोजोइक खत्म होने के बाद जो रीसेंट एरा चल रहा है वो चल रहा है सीनोजोइक एरा चल रहा है अभी, राइट। पीरियड्स की बात करें तो सबसे पहले पीरियड जो था वो हेडियन था, फिर आर्कियन शुरू हुआ, और फिर प्रोटेरोजोइक खत्म हुआ तो फिर कैम्ब्रियन शुरू हुआ, फिर ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, मिसिसिपियन, पेनिसिल्वेनियन। अच्छा, इन दोनों को इन शॉर्ट आप कार्बोनिफेरस पीरियड कहते हैं, और कार्बोनिफेरस पीरियड की बड़ी सिग्निफिकेंस है। फिर उसके बाद आपका पर्मियन जो है वो पीरियड शुरू होता है, देन ट्राइएसिक पीरियड शुरू होता है, फिर जोरासिक पीरियड शुरू होता है, और फिर क्रिटेशियस पीरियड शुरू होता है। इन टर्म्स से तो शायद आप वाकिफ भी हैं, मूवीज वगैरह में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है, तो आपको थोड़ा अंदाजा होगा कि ये किस तरह चलता है। यानी जोरासिक डायनासोर्स का जो एरा था वो मीजोजोइक में गुजरा है, यानी आज से कोई 65 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। तो क्रेटेशियस, फिर पैलियोजीन, एंड देन नियोजीन एंड क्वार्टरनरी, यानी अभी जो चल रहा है स्टूडेंट्स राइट अवे पीरियड जो चल रहा है वो क्वार्टरनरी पीरियड चल रहा है। अब क्वार्टरनरी, अच्छा सेनोजोइक जो है वो चूंकि मोस्ट रिसेंट एरा है जिसमें हम रह रहे हैं, इसको हमने मस्जिद एपॉक तक जो है वो तकसीम किया हुआ है। तो एपॉक में सबसे पहला पेलियोसीन, एओसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लेयोसीन, प्लास्टीन एंड होलीसीन। अभी जो एपॉक चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? होलोसीन, ठीक है। अच्छा, इन तमाम पीरियड्स को किसी बेसिस पर जो है वो डिवाइड किया गया है। अब वो बेसिस क्या है? उस वक़्त का एटमॉस्फेयर, ठीक है, उस वक़्त के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, और उस वक़्त की स्पीशीज, चाहे वो एनिमल्स की हो चाहे वो प्लांट्स की हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, मीजो ऑर्गेनिजम्स की हो या मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की हो, इन तमाम चीज़ों को स्टडी करते हुए जो है वो जियोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट ने इस टेबल को तश्कील दिया है, ये एजेस बताएंगे। यानी मिसाल के तौर पर जुरासिक का नाम उस पीरियड को दिया जिस पीरियड में डायनासोर्स थे, सिंपल इज दैट, ठीक है। फिर जो है अभी मोस्ट रिसेंट क्या चल रहा है? क्वार्टरनरी चल रहा है जिसमें इंसान मौजूद है।
अब इन ईच टर्म को जो है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अर्थ अर्लीस्ट टाइम इज दी प्री कैम्ब्रियन, ये प्री कैम्ब्रियन अर्थ का पहला वक्त, पहली एज। अर्थ अर्लीस्ट टाइम इज द प्री कैम्ब्रियन, ठीक है। अर्थ फॉर्मेशन along with the other planets is projected to have happened, ठीक है। इसके ऊपर भी हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। हो सकता है कल को जाकर जो है मजीद कोई थ्योरी आ जाए जो इस थ्योरी को गलत साबित कर दे, तो कुछ कह नहीं सकते हम, कोई श्योर नहीं है, ये सिर्फ हमारे अंदाजे हैं, प्रोजेक्ट किया गया है कि अर्थ की जो एज है वो 4.6 बिलियन ईयर्स है, ठीक है, अगो फ्रॉम अ सॉलिडिफाइड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस लेफ्ट ओवर फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द सन। ये बात हमने डिस्कस कर दी कि सन बनने के बाद जो कुछ मटेरियल बच गया नेब्यूला में से, उससे अब दूसरे प्लैनेट्स और अर्थ बनना शुरू हो गए। अच्छा, ये देखें, ये फर्स्ट जो है प्री कैम्ब्रियन में एरा जो है आपका हेडियन, ये यहाँ पर देखें हेडियन है ना, इसको अब हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल शुरू का जो अर्थ बना ना, उस वक्त की ये कहानी है। तो तब क्या हुआ, अर्थ फॉर्मेशन बाय एक्रीशन फ्रॉम द सोलर नेब्यूला, ठीक है, बात हो गई। बॉम्बार्डमेंट बाय मीटियोराइट्स, तो क्या है कि वहाँ पर जाहिर है अभी तो बन ही रहा है, तो क्या हालत हो गया आप खुद तस्वुर कर सकते हैं कि हर तरफ धुआं और हर तरफ तबाही धमाके ये सब कुछ चल रहा है, मीटियोराइट्स जो है वो भी गिर रहे हैं। तो ये अर्थ के ऊपर ये एक एनिमेशन ऐसी बनाई गई है तस्वुरी कि इस तरह जो है वो हो रहा होगा। वॉल्केनिज्म मस्ट हैव बीन सीवियर, वॉल्केनिज्म बहुत ज़्यादा, लावा हर तरफ धुआं, जहन्नुम का समा होगा, क्योंकि अभी एक चीज़ बन रही है, बनी नहीं है, और ये सब कुछ आग से ही बना हुआ है। तो फिर जो है आप खुद सोचे कि शुरू में जब अर्थ ठंडी नहीं हुई होगी, नई नई बन रही होगी, तो क्या सूरत हाल होगी। लिक्विड फॉर्म में है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो उस वक्त लिक्विड थी एकदम जब बनी, तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये ठंडी ठंडी जैसे होगी तो सॉलिड फॉर्म बनता जाएगा। सेकंड एऑन जो है आपका आर्कियन है। आर्कियन 3.8 to 2.5 बिलियन ईयर्स अगो है, ठीक है। इसमें जो है आपकी अर्थ काफ़ी ठंडी हो गई थी, अर्थ कूल्ड सिग्निफिकेंटली। फिर इसके बाद जो है वो एटमॉस्फेयर भी बन गया था एक, लेकिन उस एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन जो है नहीं थी और ओजोन लेयर नहीं थी, जैसे कि आज आपके ऑक्सीजन है, ओजोन है, ये सब नहीं था। क्या था उस वक्त के एटमॉस्फेयर में, क्योंकि जाहिर आग से सब बना हुआ था तो लावा ही लावा था। उस वक्त के एटमॉस्फेयर में मीथेन थी, अमोनिया था, एंड अदर गैसेस व्हिच वुड बी टॉक्सिक टू मोस्ट लाइफ ऑन आवर प्लैनेट टुडे। यानी अगर हवा में मीथेन और अमोनिया और अदर जहरीली गैसेस हो तो हम नहीं ले सकते सांस। इसी तरह बहुत सारी जो स्पीशीज है वो नहीं ले सकती सांस। हमें क्या चाहिए, हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारा तो वहाँ वजूद ही नहीं हो सकता था। तो जो चीज़ें इन खतरनाक गैसेस में सरवाइव कर सकती है उस वक्त सिर्फ वो वजूद में आई थी। तो ये हमारे लिए कोई अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो अल्लाह ताला को हमारा वजूद ही नहीं लाना था, तो जो है हमारे हिसाब से नहीं था, बल्कि उस वक्त वहाँ जिस तरह के ऑर्गेनिज्म अल्लाह ताला को करवाने थे, सर्वाइवल जिनका करना था, उसके हिसाब से उनको एटमॉस्फेयर मिल गया। प्रीमॉर्डियल लाइफ बिगिन टू, अच्छा सबसे पहली लाइफ क्या आई, स्ट्रोमेटोलाइट्स। सबसे पहले जो लाइफ आई आपकी अर्थ पर वो आई स्ट्रोमेटोलाइट्स। दोज वर साइनोबैक्टीरिया, उनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। और इसके अलावा स्ट्रोमेटोलाइट्स के अलावा क्या है, आर्किया। आर्किया एक बैक्टीरिया की जो है वो स्पीशीज है, जो कि एंशियंट बैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है, आपने कभी पढ़ा होगा इंटर वगैरह में। ये बैक्टीरिया लावा के अंदर भी पाए जाते हैं, ठीक है। यानी यूजुअली बैक्टीरिया जो है वो किल हो जाते हैं, पानी उबालते हैं, अब 100 पर जाता है बैक्टीरिया किल हो जाते हैं। लेकिन देयर वर बैक्टीरिया जिनको 1000 टेम्परेचर भी दो तो वो उसको पसंद करते थे, उसके ऊपर अच्छा ग्रो करते थे। तो उस वक्त के एटमॉस्फेयर, उस वक्त के माहौल के मुताबिक जो है वो आर्किया
और ब्लू ग्रीन एल्जी साइनोबैक्टीरिया जो है वो वजूद में आए। तो अर्थ पर पहली लाइफ जो आई वो आपकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आई है। ये स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर स्ट्रोमेटोलाइट्स हैं, साइनोबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की सलाहियत थी इन लोगों में, तो जो है एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन था उसको फिक्स किया और जो है वो ज़मीन को दिया नाइट्रोजन फिक्स करके, तो फिर वो एक प्लांट्स का सिलसिला शुरू हो सकता था। तो एक चीज़ आ गई ना अगर, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि वो वहाँ पर अगली लाइफ के लिए जो है वो माहौल बनाई देती है। अब स्ट्रोमेटोलाइट्स का जो सबसे अहम काम था वो क्या था? स्ट्रोमेटोलाइट्स जो होते हैं इनमें होते हैं फोटोसिंथेटिक सेल्स, ठीक है। अब ये फोटोसिंथेटिक सेल्स का क्या काम है? ये क्या करते हैं? प्लांट्स क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? वो माहौल से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सही है, और फिर क्या लिबरेट करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ऑक्सीजन ही तो चाहिए हमें, और क्या चाहिए? अर्थ को क्या चाहिए? अर्थ पर अगर लाइफ को लेकर आना है तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से आई? ये बैक्टीरिया ने बना कर दी। इन्होंने माहौल में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको जो है वो कंज्यूम किया और ऑक्सीजन बनाई। तो ये ऑक्सीजन जब बनी ना स्टूडेंट्स, तो फिर आपका जो है वो आगे की फिर कहानी इससे शुरू हुई। जब ऑक्सीजन हवा में आता गया, तो फिर अब जो है वो डिफरेंट स्पीशीज आना शुरू हो गई। थर्ड ईओन प्रोटेरोजोइक है। इसमें क्या हुआ? स्टार्टेड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो एंड एंडेड 543 मिलियन ईयर्स अगो। अब इसमें स्टेबल लैंड मासेस जो है वो नजर आना शुरू हो गई, यानी कुछ शक्ल आने लगी, कहीं पहाड़ बनना शुरू, कहीं नजर आए बने, कहीं कुछ डिफरेंट जो लैंड फॉर्म्स होते हैं वो नजर आना शुरू हुए, कैनियंस हैं या डेजर्ट है एक्सेट्रा। ऑक्सीजन बनना शुरू हो गई, ठीक है, ऑक्सीजन बिल्ट अप इन द एटमॉस्फेयर। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड द 4 यूकैरियोटिक किंगडम्स जो है उनका वजूद शुरू होने की जो है वो तैयारी थी, ठीक है। अच्छा, इस एरा में क्या हुआ? इसमें हुआ, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेशन इवेंट, डी ऑक्सीजनेशन इवेंट। इसमें क्या हुआ स्टूडेंट्स कि जब ऑक्सीजन आई ना एटमॉस्फेयर में, तो ऑक्सीजन हर एक के लिए सांस देने का काम नहीं करती है। ऑक्सीजन हर एक को जिंदगी नहीं देती है। तो जब हवा में ऑक्सीजन आई तो उसने बहुत से ऑर्गेनिजम्स के लिए जहर का काम किया। यानी उस वक़्त जो फिर वहाँ पर मौजूद थे ना स्पीशीज़, उन सबको किल कर दिया, जो अमोनिया पे ज़िंदा थे, जो कार्बन डाइऑक्साइड पे ज़िंदा थे, जो ये जो डिफरेंट मीथेन है, डिफरेंट टॉक्सिक गैसेस है, उसके उसके ऊपर साँस ले रहे थे, उनको ख़त्म कर दिया ऑक्सीजनेशन इवेंट ने। उनकी क़यामत यहाँ पर आ गई। अच्छा, फिर आपका प्री कैम्ब्रियन शुरू हो गया। सॉरी, प्री कैम्ब्रियन की ये जो है वो मिलियन ईयर्स और बिलियन ईयर्स में यहाँ पर जो है निशानदेही की हुई है वो आप देख लें। यानी हेडियन एरा कितने साल चला? 800 मिलियन ईयर्स चला। आर्कियन कितना चला? 1.3 बिलियन ईयर्स चला। और प्रोटोजोइक कितना चला? 1.9 बिलियन चला। प्री कैम्ब्रियन जो है वो टोटल 4.6 बिलियन ईयर्स है ना, अर्थ की एज 4.6, तो उसमें से 3.9 तो प्री कैम्ब्रियन ही चला। यानी इस वक्त तक कोई खास जो है स्पीशीज नहीं थी यहाँ पर अर्थ पर। और अभी जैसी अर्थ दिख रही है बिल्कुल ऐसी नहीं दिख रही थी कि हर ग्रीनरी है, पानी है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं था। समझे, ये ऐसी थी जैसे अभी आप किसी और आग आग जैसे किसी और प्लेनेट पर चले जाएं तो वहां जिस तरह की हालत होती है, अर्थ की हालत भी उस वक्त ऐसी ही थी, ठीक है। You can think of the Precambrian time as the earliest time of Earth formation and the first form of life. You can liken it to a pregnancy in which basic elements and life forces form the infant. Once the infant is born, ठीक है, वी स्पीक ऑफ ह्यूमन लाइफ टाइम। जब तक प्रेगनेंसी है हम नहीं कह सकते कि जिंदगी शुरू हुई। हाँ, आफ्टर बर्थ जब बच्चा पैदा हो जाए तो हम कहते हैं हाँ जिंदगी शुरू हो गई। तो अर्थ का भी यही था। प्री कैम्ब्रियन टाइम को हम एज अ प्रेगनेंसी ले सकते हैं, ठीक है।
और फिर जो आपका इसके बाद फेनेरोज़ोइक शुरू होता है ना स्टूडेंट्स, तो वो आपकी अर्थ की ज़िंदगी वहाँ से हम कहते हैं कि शुरू हुई है। इससे पहले तो बस माहौल बन रहा है ज़िंदगी शुरू होने का। तो अर्थ लाइफ टाइम इज कॉल्ड द फेनेरोज़ोइक, ठीक है, ये हो गया। अर्थ की लाइफ को 3 जो है वो एराज़ में डिवाइड किया गया है, ओल्ड एज, मिडिल एज एंड यंग एज। तो पेलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक एंड सेनोज़ोइक यहाँ पर लिखा हुआ है, पेलियोज़ोइक, मेसोज़ोइक और सेनोज़ोइक। अच्छा, ये फेनेरोज़ोइक एॉन है और ये अभी तक चल रहा है। 453 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था एंड इट्स स्टिल गोइंग ऑन। इसके अंदर ये 3 एरा हैं, इनकी देख लें, एज लिखी हुई है इसके साथ। इसके बाद ये इनकी पीरियड्स हैं। तो पीलियोज़ोइक के ये पीरियड्स हैं, कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस में से ये कार्बोनिफेरस है, पर्मियन, फिर ये। तो क्वार्टरनरी जो है 1.8 मिलियन ईयर्स अगो पहले शुरू हुआ था और ये आज तक चला है। यानी अभी जो पीरियड चल रहा है करंटली वो है क्वार्टरनरी पीरियड। ठीक है, तो अब हम देखते हैं पिलियोजोइक एरा में क्या हुआ था। पिलियोजोइक दिस वन, इसमें क्या हुआ था। 90% ऑफ ऑल मैरीन एनिमल स्पीशीज बिकेम एक्सटिंक्ट, ठीक है। स्टूडेंट्स, अभी जो अर्थ पर आप लोग देख रहे हैं, स्पीशीज देख रहे हैं, जानवरों की, प्लांट्स की या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो ये जब से अर्थ बनी है, तो क्या लगता है आपको कि कितनी स्पीशीज अभी बाकी हैं? इट्स जस्ट ओनली 1%। 99% स्पीशीज जो ऐसी हैं जो दुनिया में आई और एक्सटिंक्ट हो गई, चली गई, खत्म हो गई। ठीक है, एक दिन हमें भी चला जाना, हम भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे और वो हमारी कयामत होगी। इसी तरह बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो दुनिया में आए, अपनी जिंदगी पूरी की, अपनी जो है वो लाइफ गुजार दी यहाँ, और फिर एक वक्त आया, एक ऐसी कयामत आई, ऐसे हालात बन गए कि उनका सफाई हस्ती से नाम ही मिट गया। एक एग्जाम्पल उनकी ले लें, डायनासोर्स की ले लें। वो भी अपने जब अपने उरूज पे थे तो अर्थ पे हर जगह वो ही नजर आते थे, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि बस उनका वक्त पूरा हो गया इस दुनिया पे। तो फिर जो है उनका डूम्सडे आ गया, उनकी तबाही आ गई। गॉड नोस कि क्या सिनेरियो से, क्या सिचुएशन थी, ऐसा क्या हुआ था कि वो ख़त्म हो गए पूरी तरह से। तो फिर इसी तरह होता है, एक स्पीशीज खत्म होती है, उनकी डोमिनेंसी, उनकी हुकूमत खत्म होती है, अगली आ जाती है, ठीक है। किसी वक्त में यहाँ पर रेप्टाइल्स की हुकूमत थी, किसी वक्त में मैमल्स की थी, मैमल्स की तो खैर अभी भी चल रही है, किसी वक्त में जो एम्फीबियंस की थी, राइट। तो इस तरह अर्थ पर डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो डिफरेंट एराज में आती रहीं और काफ़ी अरसे तक चलती रहीं, फिर उसके बाद एक्सटेंट हो गई। तो अभी करंटली जो अर्थ पर टोटल स्पीशीज मौजूद हैं, नोन या अननोन, डिस्कवर्ड या अनडिस्कवर्ड, जितनी भी है, दीज आर ओनली 1%। यानी अर्थ पर 100% में से सिर्फ अभी जितनी सारी है ना अभी ये, लेकिन ये इतनी सारी भी सिर्फ 1% है। यानी इन टोटल इतनी सारी स्पीशीज आपकी अर्थ पर आ चुकी है, राइट। तो पीलियोजोइक में क्या हुआ, पीलियोजोइक में 90% मैरीन एनिमल्स जो हैं वो खत्म हो गए। फिर प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने लगी और रिट्रीट्स हुई, शैलो सीज बनने लगे, अबेंडेंस ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स जो है वो कार्बोनिफेरस टाइम में, कार्बोनिफेरस की इसलिए बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स कि उसमें आपके जो है वो प्लांट्स बनना शुरू हुए, ठीक है। प्लांट्स आर दी लाइफ सेवर्स, हमारी जो है वो बका का इंहिसार प्लांट्स हैं। तो अबंडेंस ऑफ प्रिमिटिव प्लांट्स जो हैं वो बनना शुरू हो गए। इसके अलावा ट्राइबोलाइट्स जो है एक स्पीशीज थी, वो उस वक्त बहुत थी और फिर एक्सटेंट हो गई एक्सेट्रा। पेंजिया बन गया और पैंथेलेसा और टेथिसी बने। पेंजिया को देखते हैं क्या है, ठीक है। ये पीलियोजोइक एरा, ये ट्राइबोलाइट्स हैं। उनके फॉसिल्स एक्चुअली हमें कैसे पता चलता है, हमें उनके फॉसिल्स मिलते हैं और हम उनकी स्टडी करके बताते हैं कि ये कितने कितने साल पुराने ऑर्गेनिजम्स थे।
अच्छा स्टूडेंट्स, ये है पेंजिया, वन कॉन्टिनेंट, ये है टेथिस सी, और ये है पेंथिलेसिस सी। सही है, अभी तो आपके बहुत सारे सी हैं, मगर उस वक्त सिर्फ ये दो, और ये बीच में एक सुपर कॉन्टिनेंट, वन कॉन्टिनेंट, सुपर कॉन्टिनेंट, आपके तमाम कॉन्टिनेंट यहाँ पर मर्ज रहे एक साथ है, तो इसको हम कहते हैं पेंजिया। तो पेंजिया कहाँ था? पेंजिया फॉर्म था पैलेओजोइक एरा तक। फिर क्या हुआ? फिर आपका मीसोजोइक एरा शुरू हुआ। मीसोजोइक में ये 3 पीरियड्स हैं, ट्रायसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस। इसमें क्या हुआ? डायनासोर इवॉल्व हुए, डायनासोर बने, पैदा हुए कब? ट्रायसिक में। डायनासोर डाइवर्सिफाइड अंटिल द जुरासिक। डायनासोर जो है वो बिल्कुल अपने आबोताब पे थे कब? जुरासिक पीरियड में, यानी हर तरह की स्पीशीज, बड़ी छोटी ढेर सारी स्पीशीज जो है वो ज़मीन पर हुकूमत कर रही थी। फिर उसके बाद डायनासोर जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए, क्रेटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गए, फौना चेंज होना शुरू हो गया, अब ट्रीज आए एंड फ्लावरिंग प्लांट्स जो है अब वो नुमाया होना शुरू हो गए। टेक्टोनिक मूवमेंट्स, जो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है ना, ये वो आपकी मूव होना शुरू हो गई। ये सारी जो कॉन्टिनेंट्स है, इनमें टेक्टोनिक मूवमेंट्स होना शुरू हुई, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुई, और ये अब अलहदा होना शुरू हो गए। ये देखें, ये एक पेंजिया है। अभी आपकी अर्थ देखें, अभी कैसे नॉर्थ अमेरिका यहाँ है, ये यहाँ है, वो है, सब कुछ अलग अलग है। तो इस पीरियड तक, पीलियोजोइक तक ये सब कुछ साथ था। मीसोजोइक में ये मूवमेंट इनकी शुरू हो गई और दो सब कॉन्टिनेंट्स बन गए। एक सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया था। तो अब ट्राइएसिक पीरियड में क्या हुआ कि सुपर कॉन्टिनेंट दो में टूट गया। ऊपर वाला लॉरेशिया और नीचे वाला गोंडवाना कहलाया। तो ये दो कॉन्टिनेंट्स में सबसे पहले ट्राइएसिक में डिवाइड हो गया। पहले एक था, अब दो हो गए। फिर उसके बाद सीनोजोइक एरा शुरू हुआ, यंग लाइफ शुरू हुई। इसके अंदर ये कुछ पीरियड्स हैं। जैसे पैलियोसीन में क्या हुआ? मैमल्स की एवोल्यूशन हुई। एवोसीन में स्मॉल हुफ्ड एनिमल्स आए, यानी जैसे घोड़े वगैरह हैं, इस तरह के हुफ्ड पंजों वाले एनिमल्स आए। ओलिगोसीन में फर्स्ट एनिमल एंड एलिफेंट्स विद ट्रंक्स, अर्ली हॉर्सेस, ये नुमाया हुए। माइसीन में ग्रासेस आई, एंटार्क्टिक पोलर केप फॉर्म। ठीक है, हर एक पीरियड में कुछ खास हुआ, उसकी बेसिस पर हमने नाम रख दिए। प्लेस्टोसीन में ये आइस एज आई, मैमस आए, फिर एक्सटिंक्ट हो गए। फिर जो है वो होलोसीन है। होमोसेपियंस जो है वो, अभी जो मॉडर्न इंसान है वो होमोसेपियन, वो इस होलोसीन पीरियड में आया। ठीक है। अच्छा, ये आपके एराज हैं, प्री कैम्ब्रियन, पीलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, राइट। और ये आपके पीरियड्स हैं। और ये डोमिनेंट एनिमल्स जो हर एक पीरियड में एक डोमिनेंट स्पीशी रही है, वो यहाँ पर देख लें, थोड़ी सी हल्की फुल्का समझ में आ जाएगा। प्री कैम्ब्रियन में सॉफ्ट बॉडीड, यानी अर्थ का अर्लीस्ट टाइम था, उसमें जो मौजूद थे ऑर्गेनिजम्स वो थे सॉफ्ट बॉडीड क्रिएचर, ये जमीन पे सिर्फ पाए जाते थे। फिर उसके बाद पीलियोजोइक में या प्री कैम्ब्रियन में जो है आपकी ट्राइबोलाइट्स आए। फिर उसके बाद ऑर्डोविशियन में आपके नॉटोलॉइड्स जो हैं, ये डोमिनेंट थे, ये पाए जाते थे हर जगह। सिलोरियन में सी स्कॉर्पियंस हर जगह वहाँ पाए जाते थे। डिवोनियन में फिशेस का राज था। और कार्बोनिफेरस पीरियड यानी पेनिनसुलर मिसिसिपियन में एम्फीबियंस का राज था। फिर उसके बाद पर्मियन में रेप्टाइल्स, और ट्रायसिक जुरासिक में डायनासोर्स, और क्वाटरनरी में अभी मैमल्स का राज है। ठीक है। अच्छा, ये द ब्रेकअप ऑफ पेंजिया देख लें, कैसे टूटा पेंजिया। पर्मियन में ये पेंजिया था। ट्राइएसिक में
लोरेशिया गोंडवाना बनना शुरू हुए। जुरासिक में और डिवीजन होते गए, क्रेटेशियस में सारे अलग अलग हो गए, और आज देखें ये हालत है कि बिल्कुल ही जुदा जुदा है कॉन्टिनेंट्स, ये आज प्रेजेंट डे के ऊपर। ये देखिए ये सारे कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, इंडिया, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, पहले ये सारे मर्ज थे। ये सारी प्लेट्स हैं अर्थ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी आपकी ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड एज ऑफ द अर्थ, इसको हमने डिस्कस कर लिया है।